चैप्टर 5 करना है पहले फर्स्ट ईयर का। इसका नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। चैप्टर 5 करना है पहले, इसका नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। इसमें ये कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे होमोलॉजी। होमोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप पढ़ते हैं सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में जिनकी ओरिजिन सेम हो, लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल जैसे इंसान का हाथ है, इसमें बोन्स और मसल्स हैं, इसका ओरिजिन सेम है, सेम टिश्यू से डेवलप हुआ है। बर्ड्स के विंग्स हैं, इसका भी ओरिजिन सेम है, सेम मसल्स हैं, सेम टिश्यूज हैं, लेकिन दोनों के फंक्शन अगर देखे जाएं तो अलग अलग हैं। इंसान अपने आर्म्स की मदद से चीज़ों को पकड़ता है, ग्रेस्प करता है, परिंदे अपने परों की मदद से उड़ते हैं। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें आप सेम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, इसको कहते हैं होमोलॉजी। और ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं, दोज ऑर्गन्स आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताई, आर्म ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। दूसरी ब्रांच है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट ईयर में आपने एक हायरार्की पढ़ी थी, जिसकी बेस पे आपने किसी ऑर्गेनिज्म को किसी किंगडम में रखा था। वो हायरार्की क्या थी? पहले आप देखते हैं ये स्पीशी क्या है, उसके बाद उसका जेनरा क्या है, उसकी फैमिली क्या है, क्लास ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम कौन सा है, और इसकी किंगडम कौन सी है। ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका है, इसकी बेस पे किसी ऑर्गेनिज्म को किसी किंगडम में उठा के रखा जाता है। और आपको मालूम है किंगडम्स जो हैं, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ी थी कि किंगडम्स जो हैं वो 5 हैं। वो कौन कौन सी किंगडम्स हैं? किंगडम मोनिरा या प्रोकैरियोटा, जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स थे जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। एग्जाम्पल जिसकी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे। किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटॉक्टिस्टा, जिसकी एग्जाम्पल वो सारे ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास मिक्स कैरेक्टर थे, इसको गार्बेज किंगडम भी कहते थे आप, जिसकी एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह हैं। फिर किंगडम फंजाई, जिसमें सारे फंगस थे। सारे फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं सिवाय जीस्ट के। जीस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, इनके पास सेल वॉल होती है, काइटिन से मिलकर बनती है, टू रूट्स नहीं होती। ये एब्जॉर्बेटिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं, एब्जॉर्ब करके खाना हासिल करते हैं, नॉन क्लोरोफिलस थे, क्लोरोफिल नहीं होता। फिर किंगडम फंजाई के बाद किंगडम प्लांटाई, इसमें सारे प्लांट्स आते हैं, ये क्लोरोफिलस होते हैं, इनके पास सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से मिलकर बनी है। इनमें सीड्स बनते हैं, हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनमें। फिर किंगडम एनिमिलिया, इसमें सारे एनिमल्स हैं, ये भी नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, सेल वॉल नहीं होती, सीड नहीं बनते, हेटेरोट्रॉफ हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, बाय मींस ऑफ इंजेशन निगल के खाना हासिल करते हैं। ये 5 किंगडम्स आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी। इन किंगडम्स में किसी जानदार को क्लासिफाई करने का जो जो मेथड है उसको टेक्सोनोमी कहते हैं। और आपको मालूम है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके 2 नाम्स होते हैं, हैज 2 नेम्स। या आप यूं कह लें, इसका नाम जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड जो है उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो रोमन में, इटैलिक में
कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाता है, जो शो करता है उसके जेनरा को, और सेकंड वर्ड जो है वो स्मॉल में लिखा जाता है, जो शो करता है कि ये स्पीशी क्या है। इस तरह से नाम देने के मेथड को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जो एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था कार्लियस लीनियस, उसने दिया था ये मेथड। जैसे इंसानों का नाम है होमो सेपियंस, फ्रॉग का नाम है राना टिग्रीना, ब्रासिका कंप्रेस्टिस, ब्रासिका एग्रेकस, ये सब बायोलॉजिकल नाम है। इस मेथड को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं आप, जिसकी बुनियाद पर नाम दिए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के। अब बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप पढ़ते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल केमिकली किस चीज से मिलके बने हैं। हमें मालूम है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। जो 6 बेसिक एलिमेंट जो हैं, जो हर एक के पास मौजूद हैं, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है। इनके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जो सेल्स को कंपोज करते हैं। तो ये जो ब्रांच है जिसमें आप केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स की, इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिर जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि कैसे जेनेटिकल कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं, माँ बाप से कौन कौन से कैरेक्टर निकल के औलाद में ट्रांसफर हुए हैं। ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं माँ बाप से औलाद में, ये क्रोमोसोम्स और जीन्स की वजह से हुए हैं। जो माँ बाप से जीन्स और क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फ्यूजन या एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन आए थे, और फिर जितने भी कैरेक्टर इंडिविजुअल्स के अंदर हैं वो सारे के सारे उनके अपने नहीं है बल्कि पेरेंट्स के दिए गए हैं। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आपको मालूम है सेल्स की पढ़ाई है, सेल्स कैसे बने, उनकी कंपोजिशन क्या है। हमें मालूम है कि ऑल सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गेनेल, जिसमें मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आते हैं सारे, जो आपने कल भी चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे। तो ये कुछ ब्रांचेस थी, किंगडम्स की बात करी मैंने, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वायरस। नेक्स्ट टॉपिक है वायरस। वायरस जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसके लफ्जी मायने हैं पॉइजन, जहर। एक रशियन साइंटिस्ट था, उसका नाम था आइवन ओस्की। उसने डिस्कवर किया था वायरस को। जो सबसे पहली बीमारी डिस्कवर हुई थी उसका नाम था टोबैको मोजाइक डिजीज, जो कि टोबैको प्लांट में डिस्कवर हुई थी। और जिस वायरस ने बीमारी कॉज करी थी उस वायरस का नाम था टोबैको मोजाइक वायरस। ये आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1935 ये बात पता चली कि वायरस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। उससे पहले मालूम नहीं था। वायरसेस को देखें अगर तो ये नॉन सेलुलर होते हैं, सेल नहीं होते, पैरासाइटिक एंटिटीज हैं। मतलब पैरासाइट हैं जो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ये होस्ट की बॉडी के बाहर ना ही जिंदा रह सकते हैं, ना ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही कोई काम कर सकते हैं। इनका साइज 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर के दरमियान में है। और दो तरह के वायरसेस होते हैं, विरुलेंट और टेम्परेट। विरुलेंट वायरसेस वो होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं अपने होस्ट को। विरुलेंट वायरस वो होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, विच कॉज डैमेज टू देयर होस्ट।
जबकि टेम्परेट या नॉन विरुलेंट वायरस वो होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते अपने होस्ट को। वायरस अपने आप को अटैच करते हैं अपने होस्ट के सेल के साथ बाय मींस ऑफ देयर टेल। इनके पास एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम होस्ट के सेल के अंदर जाकर होस्ट के सेल से प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं अपने लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। कॉम्प्लेक्स वायरसेस जितने भी हैं उनके पास 200 जीन्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स वायरसेस जितने भी हैं इनके पास 200 जीन्स होते हैं, जबकि सिंपलेस्ट वायरस जो है दे माइट कंटेन 4 जीन्स। जो स्ट्रक्चर है वायरस का, ये गोल्फ बॉल या रॉड शेप या टेडपोल शेप होते हैं या पॉलीहेड्रल शेप होते हैं। इनमें इनके पास वायरल जिनोम है। वायरल जिनोम वो चीज है, जिनोम कहते हैं जिनोमिक कंस्टिट्यूशन को, यानी कि डीएनए, आरएनए, जीन्स, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को कहते हैं। ये होता है इनके पास अलोंग विद आरएनए। इनके पास एक कवरिंग होती है जो प्रोटीन से मिलकर बनी है, जिस प्रोटीन के सब यूनिट्स का नाम है कैप्सोमर। इस कवरिंग का नाम है कैप्सिड, जो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर और खास तौर पे हेड पर होती है। फिर एक और एडिशनल लेयर है जो अक्सर वायरसेस के पास होती है, उनको कहते हैं वायरल एनवलप, जो इनकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करती है, यानी कि बीमारी फैलाने की सलाहियत को बढ़ाती है। और एक टेल फाइबर होते हैं जिसकी मदद से मैंने आपको अभी बताया था, ये अपने आप को अटैच करते हैं अपने होस्ट की बॉडी के साथ। वायरसेस के पास डीएनए भी होता है, आरएनए भी हो सकता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो सकता है। जो वायरसेस की शेप है वो ये सारी शेप हैं। ये पॉलीहेड्रल शेप है, ये स्फेरिकल शेप है। पॉलीहेड्रल शेप का जो वायरस है वो एडिनो वायरस है। स्फेरिकल शेप का जो वायरस है वो इन्फ्लुएंजा का वायरस है। बैक्टीरियोफेज की ये शेप है जिसमें हेड, नेक और टेल नजर आ रही है आपको। इसका हेड देखो किस तरह का है, रोम्बॉइड शेप इसके अंदर है। न्यूक्लिक एसिड इसके ऊपर कवरिंग होती है जो कैप्सिड है। फिर हेड के नीचे ये नेक है जिसमें स्ट्रिंग्स हैं। ये बेस प्लेट है और उसमें से टेल फाइबर्स निकल रहे हैं। हेलिकल शेप वायरस टोबैको मोजाइक वायरस होते हैं। हेलिकल शेप इस तरह की होती है। इसके अलावा क्लासिफाई करें अगर वायरसेस को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल शेप और न्यूक्लिक एसिड की बेस पे, तो इनकी 8 टाइप्स हैं। एक है अनएनवलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अनएनवलप का मतलब इस पे एनवलप नहीं है, और प्लस स्ट्रैंड का मतलब ये होता है कि ऐसे वायरसेस जो जब किसी होस्ट के सेल में जाएं तो वो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह काम करें आफ्टर इन्फेक्टिंग होस्ट सेल, और डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस कराना शुरू कर दें होस्ट के सेल से अपने लिए। इसकी एग्जांपल जो हैं वो कोल्ड का वायरस है इंसानों में, पोलियोमाइलाइटिस का वायरस है। एनवलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस वो होते हैं जिनके ऊपर एनवलप होता है, कवरिंग होती है। ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी वायरसेस हैं। ये पैरासाइट्स हैं, होस्ट पे डिपेंडेंट है। इनके ऊपर जो एनवलप है वो लिपिड से मिलके बना है। ये एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, आर्थ्रोपोड्स में डिजीज कॉज करते हैं। इंसानों में जो डिजीज कॉज करते हैं उसमें कैंसर और एड्स भी हैं। जबकि माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस रेब्डो वायरस हैं या पॉक्स वायरस हैं। ये वो वायरस होते हैं जो पहले होस्ट के सेल में जाते हैं, मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं। डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए की तरह काम नहीं करते। पहले जाते हैं, मैसेंजर आरएनए की कॉपी करते हैं, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं होस्ट से अपने लिए। ये जो डिजीज कॉज करते हैं उसमें फ्लू है, मम्स है, रेबीज है, जो इंसानों में होने वाली बीमारियां हैं। फिर चौथे रेट्रो वायरस हैं। रेट्रो वायरस वो वायरस है जिनके पास एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बारे में चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ा था आपने। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो होता है जो आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस कराने की सलाहियत रखता है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने की सलाहियत रखता है, जो आरएनए से डीएनए बनवा सकते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब है आरएनए है इनके पास जो एक बीमारी कॉज कर रहा है इंसानों में जिसका नाम है एचआईवी। और अगर ये डबल स्टैंडर्ड है यानी कि इनके पास डीएनए है तो इंसानों में हेपेटाइटिस बी कॉज करते हैं।
डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस वो वायरसेस हैं जिनके पास आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है। इनके जो ग्रुप है उसका नाम है रियो वायरस। ये इकोसाहेड्रल शेप होते हैं। इनका होस्ट प्लांट और एनिमल दोनों है। इंसानों में जो बीमारी कॉज करते हैं उसको कहते हैं कोलोरेडो टिक फीवर। कोलोरेडो एक कंट्री का नाम है, वहां से ये बीमारी आई है। और टिक एक कीड़े को कहते हैं, उसके काटने से इंसान में ट्रांसमिट हो जाते हैं ये वायरस। और इंसान को शदीद बुखार होता है, उसका लीवर और स्प्लीन लार्ज हो जाता है। फिर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज जिनोम वायरस है। जिनोम का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, टोटल कंस्टिट्यूशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। स्मॉल जिनोम जिसके पास कम तादाद में जिनोम है, मीडियम एंड लार्ज जिसके पास एवरेज या बहुत बड़ी क्वांटिटी में जिनोम मौजूद है। स्मॉल जिनोम का ग्रुप का नाम है पैरवो वायरस, मीडियम एंड लार्ज के ग्रुप का नाम है हर्पीज वायरस। स्मॉल जिनोम सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड दोनों हो सकते हैं। डीएनए रखने वाले वायरसेस हैं ये। इंसानों में बीमारी कॉज करते हैं बार्ड्स, ये हाथों पे दाने हो जाते हैं, और हेपेटाइटिस। जबकि मीडियम और लार्ज जिनोम वायरसेस जो हैं, ये वो वायरसेस हैं जो कि इंसानों में बीमारियां कॉज कर रहे हैं। ये भी हर्पीज एक बीमारी है, वो इंसानों में कॉज करते हैं। बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। इनके पास लॉन्ग चेन होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स की। ये बैक्टीरिया पे सिर्फ अटैक करते हैं, पौधों पे और प्लांट्स पे डिजीज कॉज या उन पे अटैक नहीं करते बैक्टीरियोफेज। अब ये जो बीमारी है, मैं बता रहा था कि जो हर्पीज बीमारी है, जो मीडियम एंड लार्ज जिनोम वायरसेस कॉज करते हैं, उस बीमारी में इस तरह के दाने हो जाते हैं छोटे छोटे क्लस्टर्स की फॉर्म में इंसान की स्किन पे। जबकि वार्ड्स बीमारी ये है, इसमें भी देखो ये गुच्छे बन जाते हैं, इसमें इचिंग वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन अगर इंसान इसको खुजाए तो उसमें अक्सर लिक्विड निकलता है, वो अगर किसी और जगह पे लगे तो वहां पे भी इस तरह के ये दाने जैसे स्ट्रक्चर निकल आते हैं। ये ग्रेइश कलर के होते हैं, ग्रेइश ब्लैक कलर के होते हैं। जो कोलोरेडो टिक फीवर है, उसमें कोलोरेडो टिक जो है वो ये है। ये जब काटता है इंसान को तो बीमारी ट्रांसफर होती है इंसान में। माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस वो थे बेटे, माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस वो थे जो जब होस्ट पे अटैक करते हैं, होस्ट के अंदर अपना आरएनए डालते हैं, तो उनका आरएनए जाके पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। और जब वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं होस्ट से अपने लिए। जबकि प्लस स्ट्रैंड वो थे जो कि होस्ट के सेल में जाते हैं और डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं। तो अगर डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहे हैं तो प्लस, और डायरेक्ट नहीं करा रहे, पहले मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहे हैं, तो इट विल बी कॉल्ड माइनस। ये फर्क है प्लस और माइनस का। कोलेराडोटिक फीवर में कोई एक्नी वगैरह नहीं होती। कोलेराडोटिक फीवर में फीवर होता है और स्प्लीन और लीवर की इनलार्जमेंट होती है। कोलेराडोटिक फीवर में कोई एक्नी वगैरह नहीं होती। कोलेराडोटिक फीवर में कोई एक्नी वगैरह नहीं होती, बल्कि इसमें फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत तेज बुखार होता है, लीवर और स्प्लीन लार्ज हो जाते हैं। फिर चिकन पॉक्स, आप सबको कभी क्या पता कभी हुई हो। चिकन पॉक्स में इस तरह की कंडीशन हो जाती है, इसमें ये दाने हो जाते हैं, इसमें पस भी भर जाती है बाज दफा, और शदीद किस्म की इचिंग होती है। कुछ वायरल डिजीज हैं जो एनिमल्स के अंदर, मतलब इंसानों में वायरसेस करते हैं। उनमें पोलियोमाइलाइटिस एक वायरस है जो पोलियो वायरस कॉज करता है, इंसानों में बीमारी कॉज करता है पोलियोमाइलाइटिस, जिसमें जो पाँव है इसकी नर्व्स अफेक्टेड होती है, इंसान अपाहज हो जाता है, चल नहीं पाता। इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा बीमारी है जो राइनो वायरस कॉज करता है, इसमें नजला हो जाता है। HIV वायरस है जो रेट्रो वायरस के ग्रुप को बिलोंग करता है, ये एड्स कॉज करता है। एड्स क्या है ये अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
इसके अलावा हेपेटाइटिस तो मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ वायरसेस की वजह से हो रहा है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रेब्डो आर्बो वायरस जो है, जो कि इंसेक्ट्स के काटने से इंसान में ट्रांसमिट होते हैं, वो एंसेफेलाइटिस, डेंगी, येलो फीवर वगैरह कॉज करते हैं। एंसेफेलाइटिस इन्फ्लेमेशन है ब्रेन की लेयर्स की। डेंगी आपको मालूम है, इसमें लीवर पे अफेक्ट आता है, हार्ट पे अफेक्ट आता है, ब्रेन पे अफेक्ट आता है, ब्लड के सेल्स के ऊपर अफेक्ट आता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो येलो फीवर है, इसमें बुखार होता है, रेड ब्लड सेल्स की कमी होने लगती है। फिर रेबीज, मीजल्स और मम्स जो कॉज कर रहे हैं उनका नाम रेप्टो वायरस है या पैरामिक्सो वायरस है, जो माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरस को बिलोंग करते हैं। रेबीज डॉग के काटने से हो जाती है, रेबीज वुल्फ के काटने से भी हो सकती है। इसमें भी ब्रेन के सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा दो तरह की बैक्टीरियोफेज की साइकिल्स हैं। बैक्टीरियोफेज की दो तरह की साइकिल्स हैं, एक है लाइटिक साइकिल और एक है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल जो है ये विरुलेंट साइकिल है। इसमें जो होस्ट है यानी कि बैक्टीरिया, वो रप्चर हो जाता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल जो है इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि होस्ट रप्चर ना हो, यानी कि बैक्टीरिया रप्चर ना हो। लाइटिक साइकिल की अगर डायग्राम देखो तो सबसे पहले क्या स्टेप हुआ कि बैक्टीरियोफेज आया और वो बैक्टीरिया के सेल के साथ अटैच हुआ। दूसरा स्टेप क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज ने यानी कि वायरस ने अपना डीएनए डाल दिया बैक्टीरिया में। तीसरा स्टेप क्या हुआ कि बैक्टीरिया की बॉडी में वायरसेस की रेप्लिकेशन हुई, यानी कि वायरसेस बन गए और बैक्टीरिया का डीएनए डैमेज हो गया। और चौथा स्टेप क्या हुआ, ये जो वायरसेस बने यानी कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की बॉडी में बने, ये बैक्टीरिया को फाड़ कर बाहर निकला है और दोबारा फिर यही काम करेंगे। तो ये जो एंड रिजल्ट निकला इसका, वो क्या निकला कि बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को मार दिया और अपनी रेप्लिकेशन किसकी बॉडी में कराई, बैक्टीरिया की बॉडी में कराई। जबकि अगर तुम लाइसोजेनिक साइकिल देखो तो यहाँ पे भी यही स्टेप है। पहला स्टेप तो सेम है दोनों में कि बैक्टीरियोफेज आया, अटैच हो गया, उसने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरिया की बॉडी में, और इंजेक्ट करने के बाद बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके मिल गया, उसको डैमेज नहीं किया। फिर जब कभी भी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा तो वो किसका डीएनए लेके मल्टीप्लाई होगा, वायरस का डीएनए लेके मल्टीप्लाई होगा। तो एक वक्त आएगा बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा है, इन एवरी 20 to 30 मिनट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इटसेल्फ। हर 20 से 30 मिनट के बाद बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। तो अगर आप देखें तो अगर 8-10 दिन गुजर गए तो पूरी की पूरी जो कॉलोनी तैयार होगी इस बैक्टीरिया की, उन सारे के सारे बैक्टीरिया के पास वही डीएनए होगा जो कि बैक्टीरियोफेज ने दिया है। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे फिर, ऑल दीज बैक्टीरिया कैन बी कॉल्ड क्लोन्स। ऑल दीज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कॉलोनी इज कॉल्ड क्लोन। क्लोन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके ऑल दीज बैक्टीरिया हैव सेम डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया की बॉडी में, ये डीएक्टिवेटेड है। दिस डीएनए इज डीएक्टिवेटेड। तो अगर ये कभी एक्टिवेट हुआ तो ये सारे बैक्टीरिया की बॉडी में क्या बनना शुरू हो जाएगा, वायरस, और सारे के सारे बैक्टीरिया फिर मरेंगे, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियोफेज निकल के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है लाइसोजेनिक साइकिल कैन कन्वर्ट, इसका मतलब है लाइसोजेनिक साइकिल कैन कन्वर्ट इनटू लाइटिक साइकिल।
बट लाइटिक साइकिल रिमेन इन लाइटिक साइकिल, जबकि लाइटिक साइकिल तो है ही लाइटिक साइकिल, उसका तो एंड रिजल्ट ही सेम है, मरेंगे वो कोई डीएक्टिवेट नहीं होता, वो शुरू से एक्टिवेटेड ही होता है। जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरिया की बॉडी में। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल जो है उसमें ये चांस है कि वो या तो वो लाइसोजेनिक साइकिल में ही रहे, अब उनकी मर्जी है, तो वो मारेंगे नहीं बैक्टीरिया को, बल्कि जब कभी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा तो उनका डीएनए लेके मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर वो एक्टिवेट हुए, अगर वो हुए, तो उसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि जितनी बड़ी कॉलोनी बनी होगी सबके सब मरेंगे, बैक्टीरिया जो है। ये है लाइसोजेनिक साइकिल। ये दो साइकिल्स थी बैक्टीरियोफेजेस की। अब इसके बाद है प्लांट डिजीज, मतलब वो बीमारियां जो वायरसेस प्लांट में कॉज करते हैं, इनकी सोर्सेज बताई नहीं है, दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन क्या होती है, अगर बिलफर्स कोई वायरस बाहर से दाखिल हो रहा है, कोई प्लांट में कोई चोट लग गई जिसकी वजह से वायरस बाहर से दाखिल हुआ प्लांट के अंदर, तो ये ट्रांसमिशन कहलाती है हॉरिजॉन्टल, जो आफ्टर इंजरी होती है। जबकि वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होती है कि बिलफर्स कोई वायरस किसी प्लांट की बॉडी में पहले से मौजूद है, अब इस प्लांट ने सीड बनाए, उन सीड से और प्लांट डेवलप हुए, अब उन प्लांट्स के अंदर पहले से वायरस मौजूद होगा। तो अगर वायरस माँ बाप से यानी कि प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन है। और अगर वायरस किसी इंजरी होने की वजह से बाहर से दाखिल हो रहा है प्लांट के अंदर, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है। तो दो तरह के ट्रांसमिशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर चोट लगने के बाद वायरस बाहर से दाखिल हुआ प्लांट में तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहलाता है। और अगर कोई वायरस पहले से मौजूद है किसी प्लांट में और उस प्लांट से सीड बनते हैं और उन सीड से प्लांट डेवलप होते हैं, तो वो पहले से उनमें वायरस मौजूद होगा, तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन है। दो तरह से ट्रांसमिशन होता है वायरसेस का। इसके अलावा ये दो चीजें हैं, विरोइड्स और प्रियॉन्स। विरोइड्स बेटे क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में इनमें आरएनए मौजूद है, ये सिंपलेस्ट टाइप है वायरस की विरोइड्स। इनमें 250 से लेके 400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए के। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 6 में भी बताया था सेकंड ईयर में। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनते हैं, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों चीजों के कलेक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये नेकेड मॉलिक्यूल है, इन पे कोई कवरिंग नहीं है, और ये अटैक करते हैं प्लांट्स को और प्लांट्स में जाकर अपनी रेप्लिकेशन कराते हैं, विरोइड्स। जबकि प्रियॉन्स जो हैं ये एक स्पेशल तरह के प्रोटीन्स हैं। ये जो प्रोटीन है ये डीजेनरेटिव डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं सर्टेन एनिमल्स में, सच एज शीप एंड काउ। एक बीमारी कॉज करते हैं, इसका नाम है मैड काउ डिजीज, या जिसको कहते हैं स्कारपी। ये प्रोटीन एक स्पेशल तरह का प्रोटीन है जो कि किसी सेल में जाने के बाद, खास तौर पे ब्रेन के सेल्स में जाने के बाद, जो ब्रेन के सेल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं उनको अपनी कॉपी में या अपनी तरह से बना लेता है। और फिर वो जब बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर ये डैमेज करते हैं ब्रेन के सेल्स को, शीप और काऊ के, इंसानों में नहीं जाते। इनके बारे में अभी रिसर्च चल रही है कि ये काम कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड के मायने हैं लगने वाली, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम का खात्मा, सिंड्रोम कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स को कहते हैं। एक वायरस है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस। ये अगर इंसान की बॉडी में चला जाए तो ये बीमारी हो जाती है। ये अटैक करता है हेल्पर टी सेल्स को। टी सेल्स की टाइप है हेल्पर टी सेल्स, इनको T4 सेल्स भी कहते हैं, जो कि वायरस को मारने के काम में आते हैं। ये उन पे अटैक करते हैं। हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो हैं वो तादाद में फिर कम हो जाते हैं बॉडी में, और जब ये तादाद में कम हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस अब बहुत बड़े पैमाने पे इंसान की बॉडी में तबाही कॉज कर सकता है।
इसका जो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि ये जो बीमारी इंसान को लगती है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए लगती है। बिलफर्स अगर कोई एड्स का पेशेंट है, उसका ब्लड अगर किसी हेल्दी इंसान की बॉडी में चला गया तो ये बीमारी हो जाएगी। बिलफर्स किसी इंसान ने यूज हुई सिरिंजेस या इंजेक्शन लगा लिए जो पहले किसी एड्स के पेशेंट को लगे थे तो ये बीमारी हो जाएगी। कोई किसी इंसान की बॉडी में कोई कट लगा हुआ है, कोई चोट लगी हुई है, वहां से अगर ये वायरस इंसान की बॉडी में एंटर हो गया तो हो जाएगी। बिलफर्स किसी फीमेल को ये बीमारी हुई भी है, उसके जो भी औलाद होगी उसको ये बीमारी ट्रांसमिट होगी। बिलफर्स कोई इंसान है जिसको ये बीमारी है, मेल या फीमेल, और उसकी शादी होती है किसी दूसरे इंसान से, तो बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट भी ये बीमारी, यानी कि स्पर्म के थ्रू भी ये बीमारी या ओवम के थ्रू भी ये बीमारी, या जो फ्लूइड होता है फीमेल की बॉडी में या मेल की बॉडी में, जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो वो फ्लूइड ट्रांसफर होता है एक दूसरे की बॉडी में, जिसकी वजह से भी ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है या लग सकती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? शुरुआत में तो कोई प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं है, इसके कोई अलामतें जाहिर नहीं होती काफी महीनों सालों तक, लेकिन बाद में शॉर्ट टाइम के लिए फ्लू होता है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, नमूनिया होता है इंसान को, लंग्स काम नहीं करते, फीवर, बुखार होता है, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस होती है, डायरिया होता है, चीजें डाइजेस्ट होना बंद हो जाती हैं। स्किन कैंसर होता है, इसको कहते हैं कैप्सुइस सार्कोमा, जिसमें पर्पल कलर के पैच पड़ जाते हैं स्किन की बॉडी पे, इंसान की बॉडी पे। ज्यादातर ये ओपन एरियाज में पड़ते हैं, चेहरे पे और गर्दन पे। ब्लड पॉइजनिंग होती है, इसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, ये भी एक कैंसर की टाइप है। लिम्फोसाइट्स काम ही नहीं करते, ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं, ब्रेन दरअसल श्रिंक हो रहा होता है, मेमोरी लॉस हो रही होती है, इंसान का बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। इसका कंट्रोल, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन क्या है? भाई प्रिवेंशन तो ये है कि जिस जिस चीज से ये एड्स हो रही है उस चीज से बचा जाए। ट्रीटमेंट एज सच इसका डिस्कवर हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी दवाएं हैं कुछ, एक का नाम है एजाइडोथाइमाइडाइन, AZT भी कहते हैं, एक दवा है उसका नाम है जाइडोवोडाइन। इसके अलावा राइबावेरिन, सुमेरिन, ये कुछ दवाएं हैं जो एड्स के पेशेंट को दी जाती हैं ताकि उसकी लाइफ थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाए, उसकी कंडीशन बेहतर हो जाए और ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रह सके। ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो निशान पड़ जाते हैं एड्स के पेशेंट पे, वो इस तरह के निशानात हैं पर्पल कलर के। अगर शुरू स्टेज में भी डायग्नोस हो जाएगा तो भी अभी तक इसका ट्रीटमेंट एज सच डिस्कवर नहीं हुआ है। अब शुरू में हो पता चले या आखिर में पता चले, ट्रीटमेंट 100% है नहीं इसका अभी तक। इसके अलावा हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर को कहते हैं, लीवर की सूजन को कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, वक्त के साथ साथ खराब होती जाती है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो सिरोसिस हो जाता है, जिसको लीवर कैंसर भी कहते हैं। हेपेटाइटिस के अंदर, हेपेटाइटिस जो है वो वायरस की वजह से भी होता है, बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, फंगस की वजह से भी होता है, पैरासाइट्स की वजह से भी होता है, या जो लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई और उनको ऑटो इम्यून डिजीज है या मेटाबॉलिक डिजीज है, उनकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो जाता है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं, येलोइश कलर की स्किन हो जाती है और आंखें, डार्क यूरिन पास करते हैं, लाइट कलर का स्टूल आता है, नोजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग होती है इंसान को, भूख नहीं लगती, और बार बार हर थोड़ी देर बाद थक जाता है इंसान। इसकी 5 टाइप्स हैं, A, B, C, D और E।